बोहरा साहब, स्टार व्यूज़ के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली में उभरती गतिविधियों पे। चुनाव किस तरफ जा रहा है, बोहरा साहब आपसे जानना चाहूँगा कि आज की स्थिति में किस पार्टी की क्या पोजीशन लग रही है? देखिए, अभी तो ये टिकटें कांग्रेस और बीजेपी ने सारी की सारी अभी ऐलान नहीं किया, तो इसलिए थोड़ा वक्त का इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन जो है ये चुनाव जो है अद्भुत इस तरह से है कि इसमें जीत किसी की भी हो, फ़ायदा बीजेपी को ही होगा, क्योंकि जो केंद्र की सरकार दिल्ली को चलाती है और केंद्र में बीजेपी सत्ता में है, और जो है कि एलजी के थ्रू पूरी पावर जो है अंडर 239 जो कॉन्स्टिट्यूशन की है उसमें एलजी के पास वेस्टेड है। तो जो है कि चुनी हुई सरकार जो है एक तरह से उसका कोई ज़्यादा मायने नहीं है, सिर्फ एक असेंबली डिबेटिंग चेंबर होगा और जो भी बनेगा तो वक्त बताएगा। बोहरा साहब, आज की तारीख में जिस तरीके से बीजेपी अपना पूरा दम लगा देती है, पूरी दम लगा दी है, बड़े बड़े कैंडिडेट उतार रही है, काफ़ी पैसा खर्च कर रही है, प्रधानमंत्री की 2 रैलियां हो चुकी हैं और होने वाली हैं, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि बीजेपी इसको इतनी आसानी से जाने देगी। ये सत्य है कि यहाँ की सरकार जो है हाफ टिकट है, सरकार के पास ज़्यादा पावर नहीं है। एमसीडी हो गया, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, ज़मीन हो गई, प्रशासनिक पोस्ट हो गए, ये सारे केंद्र सरकार के पास है। इसके बावजूद भी सिंबॉलिकली अगर दिल्ली बीजेपी हार रही है तो भद्द जरूर पिटेगी। देखिए, एक तरह से प्रेस्टीज की फाइट है, बीजेपी की मूंछ की फाइट है। बीजेपी 1993 में जब खुराना जी ने बीजेपी का नेतृत्व किया था, उसके बाद से दिल्ली का असेंबली चुनाव जीत नहीं पाई। सबसे नज़दीक आई थी 2013 में, जब डॉक्टर हर्षवर्धन के नीचे इनको 32 सीट मिली थी और उस वक्त सरकार बन सकती थी, क्योंकि कांग्रेस में 8 जो कांग्रेस के जीत के आए थे उनमें से 6 जो थे कम से कम वो बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए तैयार थे, एक अलग ग्रुप बनाकर। लेकिन उस वक्त जो था कि उन्होंने कांग्रेस के लोगों ने कहा था या रामवीर सिंह बिधूरी लीड करें, और उसके बाद ये जगदीश मुखी पे भी राज़ी हो गए थे। लेकिन अरुण जेटली को ये चीज़ भाई नहीं, और उन्होंने जो है इस बात को जो है एक तरह से कामयाब होने नहीं दिया। उसके बाद बीजेपी जीत नहीं पाई, और इस बार हाँ बहुत अच्छे कैंडिडेट्स बाय एंड लार्ज खड़े किए हैं, लेकिन बीजेपी की लिस्ट में कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जिनको लगता है कि वो हमेशा के लिए उनका पॉलिटिकल करियर निपटाना चाहती है और उनको इसलिए कुछ सीटें दी गई हैं। तो ये इन चीज़ों को देखते हुए आगे देखना है बीजेपी की रणनीति क्या होती है। बोहरा साहब, एक चीज़ जो प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है कि बीजेपी के पास एक यूनिफाइड चेहरे की कमी है जो मुख्यमंत्री बन सके। अब प्रधानमंत्री जी तो मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं, गृह मंत्री जी मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं, तो एक मुख्यमंत्री के चेहरे का वैकुंठ बीजेपी को सता रहा है और खतरा भी दिख रहा है। आपको लग रहा है कि क्या जिस तरीके से बाकी राज्यों में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में और मध्य प्रदेश में बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के चुनाव बीजेपी जीती, यहाँ भी जीतने में कामयाब होगी? हो सकता है। देखिए, बीजेपी की ये रणनीति भी है। बीजेपी ने जो अधिकतर चीफ मिनिस्टर बनाए हैं कि उनका जो है कि पुराना कोई उस तरह की पर्सनैलिटी नहीं थी, उस तरह का आइकॉनिक स्टेटस नहीं था, एक तरह से उनकी प्रोजेक्शन नहीं थी, और जब उनको नियुक्त किया गया तो लोगों को बहुत हैरानी भी हुई। और जैसे 3 स्टेट्स में आपने किया है, इन 3 स्टेट्स में इन 3 लोगों को जिनको मुख्यमंत्रीशिप का पद दिया गया है, उनको भी खुद भी उम्मीद नहीं थी और लोगों को भी उम्मीद नहीं थी। तो ऐसा हो सकता है बीजेपी की रणनीति हो, लेकिन बीजेपी का मेरा मानना ये है कि वो कोशिश करेगी, हो सकता है चुनाव से पहले कोई पूर्वांचली फेस को आगे रखे, क्योंकि पूर्वांचल का जो वोटर है, ईस्टर्न यूपी और बिहार का जो ये खास करके ये अब दिल्ली की जो चेंजिंग डेमोग्राफिक्स है, इसमें पॉलिटिकली बहुत इनकी अहमियत है। एक टाइम पे था मनोज तिवारी का नाम चला था, लेकिन मनोज तिवारी जो है लोकसभा के एमपी हैं और बीजेपी की 240 सीट्स हैं, तो वो चाहेंगे नहीं कि एक सीट हम खो दें, तो इसलिए वो ऐसा नहीं आने देंगे। सतीश उपाध्याय हो सकते हैं, ये एक अगर पूर्वांचली नाम इन्होंने आगे किया। लेकिन आपकी बात सही है कि इनको प्रोजेक्ट करना चाहिए था, और जो है इसका ऐलान पहले करना चाहिए था। अब इतने साल से नहीं किया किसी को डेवलप, तो इसका खमियाजा तो करना ही पड़ता है। मुश्किलात हो रही है। बोहरा साहब, जो धरातल पे चीज़ें दिख रही हैं, बीजेपी के पास
असेंबली में 38 से 40 के आसपास परसेंट वोट है और केजरीवाल के पास ये 57-58% है। तो ये जो 17-18% का गैप है, ये बीजेपी किस फॉर्मूले पे कम करेगी? हालांकि बड़े कैंडिडेट्स खड़े किए जा रहे हैं स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में, साधु यादव तक खड़े हो गए हैं, बाकी अन्य पार्टियां भी खड़ी हो रही हैं, रामविलास का के बेटा भी अपने कैंडिडेट खड़े करने जा रहे हैं, जेडीयू की भी आ रही है, हालांकि इनका शायद अलायंस हो जाए। तो बड़ी पार्टियां आ रही हैं, तो आपको लग रहा है कि 17-18% वोट आप पार्टी का लिक्विड करेगा? देखिए, आप पार्टी को 2020 में 54% वोट पड़ा था जी। या 55% पड़ा जी, था। जी। लेकिन स्थिति बदल चुकी है, इतना ऊपर नहीं है आपका। ज़रूरी थोड़ी है कि वही वोट बैंक कांस्टेंट रहेगा। जी। बीजेपी का जो है 32% दिल्ली में कमिटेड वोट है। जी। जो कोई भी स्थिति हो, बीजेपी को 32% तो पड़ेगा ही पड़ेगा, बिल्कुल। और बीजेपी को 32 के ऊपर कितना उभरती है और आप 54 के नीचे कितना आती है, ये कहानी है। इसके बीच में कांग्रेस फंसी हुई है। कांग्रेस का पिछली 2 इलेक्शन में एक भी सदस्य असेंबली में आ नहीं पाया। लेकिन मेरा मानना है कि अगर कांग्रेस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी तो बीजेपी को फ़ायदा होगा। अगर कांग्रेस जो है अगर ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करती है और कांग्रेस का वोट शेयर जो 4% था उससे बढ़ के 8-10% होता है, तो इसका नुकसान जो है बीजेपी को होगा, क्योंकि जो एंटी आप वोट है, जो बीजेपी जिसको पाना चाहती है, वो कांग्रेस के पास चले जाएगा और आप जो है वो एक तरह से सिक्योर हो जाएगी, क्योंकि बीजेपी ऊपर नहीं आ पाएगी। वोरा साहब, एक चीज़ और देखने को मिल रही है, पिछले 10 साल में जो सत्ता के खिलाफ विचार उभर रहा है, सड़कों के लिए, स्ट्रीट्स के लिए, लाइट के लिए, इसके अलावा स्वास्थ्य विभागों में दवाइयाँ नहीं हैं, एजुकेशन में टीचर्स नहीं हैं, ये सब मुद्दे एक साथ जुड़ रहे हैं जो केजरीवाल पे भारी पड़ रहा है। और उससे भी बड़ी बात है कि इनके 3-4 लोग जो जेल में गए, स्वयं केजरीवाल जी जेल यात्रा करके आ चुके हैं। तो क्या इसका खमियाजा आपको भुगतना नहीं पड़ेगा? देखिए, दिल्ली में लोगों को भी मालूम है कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ अथॉरिटी है। सारी सड़कें जो हैं वो दिल्ली सरकार के नीचे नहीं आती। कुछ सड़कें दिल्ली सरकार के नीचे हैं, कुछ केंद्र के नीचे हैं, कुछ डीडीए के नीचे हैं, कुछ एमसीडी के नीचे हैं। 1-2 साल पहले तक एमसीडी में बीजेपी ही सत्ता में थी और केंद्र में भी थी। जो इनके प्रवक्ता जो बीजेपी के कई बोलते हैं कि जैसे उदाहरण दे रहे थे कि चाणक्यपुरी के अंदर पानी, जो केजरीवाल की कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसमें पानी ख़राब है और वो है। अब चाणक्यपुरी में वो भूल रहे हैं कि वो एनडीएमसी एरिया है और एनडीएमसी सीधा केंद्र के नीचे आता है। तो वो जो है कि केजरीवाल को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं पर नुकसान अपनी पार्टी का कर रहे हैं। फिर कहते हैं कि जो है एनडीएमसी एरिया जो है वो बांसुरी स्वराज का भी एरिया है, वो वहाँ से सांसद है। तो जो है कि उनकी भी मॉनिटरिंग के नीचे आता है। उसके बाद ये करते हैं कि दिल्ली में सुरक्षा कम हो गई। अब सबको मालूम है कि ये लॉ एंड ऑर्डर केंद्र के नीचे है। तो बीजेपी को ये कोशिश करनी चाहिए कि जो प्रवक्ता भेजते हैं टीवी शोज में, उनको इस चीज़ की ब्रीफिंग हो कि क्या दिल्ली सरकार के पास है और क्या किसके पास है, राज्य सरकार। और ये मल्टीप्लिसिटी ऑफ अथॉरिटी में जो है ये केजरीवाल को ये एक तरह से के लिए अच्छा है कि रिप्रीव मिलती है, कि जबकि उसको उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी चाहिए, लेकिन वो जो है इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से उसको मुक्त किया जा सकता है, क्योंकि भिन्न एजेंसीज इसमें उनका कंट्रीब्यूशन है। बोहरा साहब, एक चीज़ और मेरे दिमाग में आ रहा है कि कांग्रेस भी पूर्ण रूप से इस युद्ध में कूद पड़ी है। महिलाओं के लिए योजना लाई है, युवाओं के लिए योजना लाई है, और ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बड़े कैंडिडेट को भी उतारा है, संदीप दीक्षित को उतारा है, देवेंद्र यादव को उतारा है। इसके अलावा और भी चर्चित चेहरे हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं। तो कांग्रेस भी सिंसियरली इस चुनाव में कूद पड़ी है। तो आपको लग रहा है कि कांग्रेस कुछ सीट ले आ पाएगी? देखिए, कांग्रेस का मैं आपको बहुत ताज्जुब की, मेरे को भी बहुत ताज्जुब की बात लगी कि कांग्रेस के जो कैंडिडेट्स कई जगह पे जो जा रहे हैं उनको बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। जैसे अब संदीप दीक्षित नई दिल्ली में जाते हैं तो सरकारी मुलाजिम जो हैं उनसे उनको बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। कांग्रेस की जो है कि मुश्किल आएगी इलेक्शन के दिन या इलेक्शन से पहले कि माइक्रो मैनेजमेंट करने की कैपेसिटी नहीं है, संगठन नहीं है जो कांग्रेस को ले डूबेगा अल्टीमेटली। अगर ये जो माइक्रो मैनेजमेंट जो कैंडिडेट्स हैं, इंडिविजुअल कैंडिडेट्स अपने अपने एरिया में करवा सकते हैं और खुद उसकी जिम्मेवारी उठा सकते हैं,
तो कांग्रेस के इस बार का उद्घाटन हो जाएगा। वोट बैंक उनकी जो है कि फिर से 1-2 सदस्य आ जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तो कांग्रेस जो है कि वही 0 या से 5 के बीच में ला सकती है। तो बोहरा साहब, अंततः जो सीन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जो देख रहे हैं, पलड़ा भारी आपका लग रहा है? आपको एडवांटेज है, जी मैं ये नहीं कह रहा पलड़ा भारी है, और एडवांटेज है। लेकिन जैसे पिछली 2 इलेक्शंस में 2015 और 2020 में लग रहा था और दिख रहा था जी। कि एक वन साइडेड इलेक्शन की तरफ जा रहा है और आप जो है बिल्कुल टोटल कंट्रोल में, उस तरह की स्थिति नहीं है। उस 2020 के बाद आपसे जो है मुसलमान वोट भी अलग हुआ है, दलित वोट में भी एक वर्ग अलग हुआ है, और भी बहुत सारे वर्ग जो हैं थोड़े बहुत अलग हुए हैं। तो ये नहीं है कि आपका वोट बैंक जो है इंटैक्ट है जो 2020 में था। तो ये जो और जैसे आपने कहा जेल में गए, तो उसका कई लोगों में असर पड़ता है कि ये जेल में गए हैं तो इन्होंने ज़रूर कोई ना कोई गलत काम किया होगा। इसकी सफाई देते हुए केजरीवाल और उनके साथी घूम रहे हैं। कहाँ तक कन्विंस कर पाएंगे लोगों को, ये वक्त बताएगा। लेकिन आपको भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। बीजेपी के पास बहुत तगड़ा संगठन है, पैसे की कोई कमी नहीं है और जो है एग्रेसिव चुनाव लड़ रही है। तो आगे देखते हैं चुनाव में क्या होता है। एक सर, अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी गाली गलौज पार्टी है, और खासकर बिदुरी के बयान के बाद, तो ऐसा लग रहा है और लोग बातचीत भी कर रहे हैं कि शायद बिदुरी को ड्रॉप कर दिया जाए। तो क्या सही मायने में बिदुरी पार्टी के लिए लाइबिलिटीज़ बन चुके हैं? देखिए, लाइबिलिटीज़ तो बहुत सारे लोग बने हुए हैं, लेकिन उनका जो है कि अब और उनको जीतने के लिए लड़ाना था तो बीजेपी सोचती कि उनको छतरपुर से लड़ाते हैं, महरौली से लड़ाते हैं, बदरपुर से लड़ाते हैं, संगम विहार से लड़ाते हैं, या ऐसे इलाके से। अब इधर अगर कालका जी में उनको भेजा है तो मेरे को लगता नहीं है कि उनका जो है उनको बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि कालका जी में मिक्स्ड पॉपुलेशन है और उनका जिस कम्युनिटी को वो बिलोंग करते हैं वो है हाँ, लेकिन इतने मात्रा में नहीं है। और इनका अपना बिहेवियर भी इनको अपनी ज़ुबान के ऊपर थोड़ा काबू करना पड़ेगा। जो ये ज़बरदस्ती की स्टेटमेंट देकर ये प्रियंका गांधी के ऊपर, या पहले कोई और स्टेटमेंट दानिश अली के ऊपर, तो मतलब इनको जो है कि अपने ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा। बीजेपी के ऊपर डिपेंड करता है, उनकी हाईकमांड के ऊपर कि इनको बदलती है नहीं बदलती, इसके ऊपर हम क्या चर्चा कर सकते हैं। सिमिलरली जो है कि मेरा मानना है कि साहिब सिंह वर्मा के बेटे परवेश वर्मा को नई दिल्ली से उतारना ये ठीक स्ट्रेटजी नहीं थी। नई दिल्ली में ऐसा कैंडिडेट होना चाहिए जो थोड़ा सौब हो और जो है मतलब कि लोगों को प्रिय हो। तो परवेश वर्मा को अगर ये हाथ में देते तो वहाँ पे ये बीजेपी की ज़्यादा मदद कर सकते थे। जो जाट वोट है वो ये ज़्यादा अच्छी तरह से डलवा सकते थे, लेकिन अब इधर लड़ रहे हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ सोचा होगा हाईकमांड ने, तभी इनको इन सीट्स पे लड़ाया है। बोरा साहब, ऐसा लग रहा है कि पार्टी इन लोगों को निपटाने की तैयारी कर चुकी है कि इनको लोकसभा में टिकट नहीं दिया गया, इनके बदजुबानी की वजह से। दोनों पर एक ही आरोप है, और इस बार असेंबली का टिकट भी ऐसे जगह दिया गया जहां इनका कोई वर्चस्व नहीं है, ना इनके जाति के लोग हैं, ना इनके धर्म के लोग हैं, और ये ज़बरदस्ती के चुनाव लड़ रहे हैं। अब बोरा साहब, सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी ये हार स्वीकार करने के लिए तैयार है? देखिए, इसमें अगर हार होगी तो, और अगर नतीजा ऐसा आएगा तो बीजेपी क्या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होगी उसको स्वीकार करना पड़ेगा। लोकतंत्र के अंदर हार जीत तो होती है, और बीजेपी के लिए लेकिन एक बहुत बड़ा धक्का होगा कि फिर से अगर वो असेंबली चुनाव हार जाती है, और जो है कि 7 के 7 MP इनके पास है, 2 या 3 मरतबा ये जो है ये कॉरपोरेशन में पावर में रही है, और अब असेंबली में अगर फिर हार जाती है तो सेटबैक तो बहुत भारी है। और क्योंकि दिल्ली जो है, भगत जी दिल्ली के लीडर थे, वो कहा करते थे जो दिल्ली में होता है वो अल्टीमेटली जाकर पूरे मुल्क में होता है। तो दिल्ली इज़ मिनी इंडिया, तो रिफ्लेक्ट करता है। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जीतना चाहेगी दिल्ली को। बोरा साहब, मेरा प्रश्न ये था कि जिस तरीके से बीजेपी सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक को अल्टर कर देती है, नोटिफिकेशन ला के, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी बीजेपी
काबू में नहीं रहती है, तो हार के बाद क्या ऐसा हो सकता है कि पुरानी स्थिति को बीजेपी बहाल कर दे? राज्य के जो आंशिक राज्य का दर्जा है उसको भी समाप्त करने के पीछे कोई मंशा हो? नहीं, अभी तो राज्य का दिल्ली में स्टेटहुड का है जी दिल्ली को जो है डिमांड रही है कि ये पिछले 10 साल में से नहीं रही, लेकिन उससे पहले बीजेपी की हमेशा डिमांड थी कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। जी कि आप भी चाहती है अब, क्योंकि अगर जीतने के चुने हुए नुमाइंदों के पास कोई ताकत नहीं है और ब्यूरोक्रेट चलाएंगे, तो इस इलेक्शन का फ़ायदा क्या है? कांग्रेस जो है, पहले कांग्रेस भी क्योंकि केंद्र में भी सत्ता में थी, तो ब्यूरोक्रेसी के कारण जो है कांग्रेस भी कभी स्टेटहुड की डिमांड नहीं करती थी। लेकिन दिल्ली में 2-2.5 करोड़ तो रजिस्टर्ड वोटर्स है इतने, और पॉपुलेशन तकरीबन 4 करोड़ है अनऑफिशियली अगर देखा जाए तो। हाँ, तो मतलब कि कई राज्य हैं जिनको पूरा राज्य का दर्जा है, चाहे वो हिमाचल हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे गोवा हो, चाहे पौंडीचेरी हो, और बहुत सारे हैं जिनमें इतना पॉपुलेशन नहीं है। इतना पॉपुलेशन नहीं है, कश्मीर में भी नहीं है, उसके बावजूद उन वो सब राज्य हैं। तो दिल्ली में बनता तो है राज्य का, पर इसका डिसीजन जो है केंद्र सरकार को लेना है कि क्या उनको ये गवारा करता है, या वो ये इस तरह की लगड़ी टांग की जो असेंबली है, या जिसको आप हाफ टिकट असेंबली कह रहे हैं, वो चलेगी। बोहरा साहब, मेरा मत बस ये है कि दुनिया के किसी भी लोकतंत्र में अगर कैपिटल है तो कैपिटल एक स्वतंत्र रूप में एग्जिस्ट कर रहा है। कहीं भी राज्य का दर्जा पूरे दुनिया में नहीं दिया गया है। मेयर वगैरह इसको रूल करते हैं और स्थानीय स्तर पर शासन होता है, पूरे राज्य की व्यवस्था नहीं की गई है। तो इसलिए मैंने ये सवाल किया कि क्या इस राज्य को भंग किया जा सकता है? लेकिन आने वाले दिन में हम देखते हैं कि चुनाव कौन से करवट लेता है, कौन सी पार्टी आती है। हो सकता है बीजेपी आ जाए, हो सकता है कि आप आ जाए। आने वाले दिन बोहरा साहब हम आपसे और बात करेंगे। आप स्टार व्यूज से आपने बात की, आपका हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।